हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल में कुछ डेटा हमें दे रखे हैं, उन डेटा के बेस पर हमें एफ ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज को अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 7 स्टार्टिंग की देखिए जो चार वैल्यूज है उसमें इक्वल इंटरवल है, लेकिन लास्ट की वैल्यूज में देखिए इक्वल इंटरवल नहीं है। यहाँ 1 का इंटरवल है और लास्ट में देखिए 3 का डिफरेंस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्स की वैल्यूज है वह इक्वल इंटरवल्स पे नहीं है। और देखिए जब भी अनइक्वल इंटरवल्स पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हालांकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट है वो है देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करें, उसका यूज हम किस तरह से करें। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा दे रखे हैं सबसे पहले उन्हें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी डेटा है देखिए जो डेटा हमें दिए जाते हैं देखिए उनको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ये एक्स की जो भी वैल्यूज है उन्हें हम x0 x1 x2, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें जिस तरह के सिंबल हमने लिए हैं उसी तरह के सिंबल यहाँ पर आपको यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए डेटा किस तरह से दिया गया है, देखिए x0 की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद देखिए x2 की वैल्यू x1 कितना हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे x2 की, और x2 की वैल्यू हो जाएगी देखिए 3। उसके बाद देखिए x3 पे चलेंगे तो वो है 4, और x4 की जो वैल्यू है वो है 7। तो देखिए x की जो भी वैल्यूज हैं उन्हें हम x0 x1 x2 इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी जब हमने लैग्रांज फॉर्मूला देखा था, और यही स्टैंडर्ड सिंबल है जो आपको यूज करना है। तो देखिए x0 से x4 टोटल 5 वैल्यूज हमें दे रखी है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो किस तरह से हैं। fx0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। x1 के करस्पॉन्डिंग जो fx1 है उसकी वैल्यूज देखिए कितनी है 4। fx2 इसके करस्पॉन्डिंग हमें कितना दे रखा है 8। और यहां पर देखिए fx3, और fx3 की वैल्यू कितनी है, x3 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग हमें दे रखा है 16। और x4 दैट इज 7 के करस्पॉन्डिंग है देखिए 128। कितना है f ऑफ x4, ये है देखिए 128। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनको हमें इन सिंबल में हमें ध्यान रखना। अब देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं, हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। तो लिखिए आप वी नो दैट तो देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता क्या है। हालांकि देखिए यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये जो डेटा है सीधे सीधे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखिए ये पहला क्वेश्चन है तो इसको हम देखिए पूरे तरीके से समझेंगे। तो देखिए फॉर्मूला किस तरह से होता है, वैसे आपको सब पता है। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसी पे डिस्कस की थी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा x माइनस x1, x0 को छोड़ देंगे, x माइनस x2 और x माइनस xn। और देखिए यहाँ xn नहीं है, यहाँ केवल x4 तक है। कहाँ तक है, x4। जनरल फॉर्मूला हमें नहीं निकला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम तो केवल यहाँ x0 को छोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 x माइनस x3 और x माइनस x4 डिवाइड बाय, देखिए x0 रख देंगे यहाँ पर x की जगह, क्योंकि हमने x0 को छोड़ते हुए x में से सब्ट्रैक्ट किया है।
और ये देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। देखिए फॉर्मूला किस तरह से होता है, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 और साथ में क्या आ जाता है, देखिए fx0। ये हो जाएगी देखिए पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x1 को छोड़ देंगे। तो देखिए x1 को छोड़ते हुए जो भी स्टेप हमें मिलेगी इस तरह से मिलेगी, x माइनस x0, x माइनस x2 और यहाँ x1 को हमने छोड़ दिया है, x माइनस x3 और x माइनस x4 डिवाइड बाय। अब देखिए x1 को छोड़ा है तो x की जगह हम लिख देंगे x1, x की जगह क्या रख देंगे, x1। और देखिए साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर fx1। चलिए स्पेस मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर साथ में क्या लिखेंगे, fx1। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए हम x2 को छोड़ देंगे। देखिए इसमें x0 को छोड़ा था, फिर इस स्टेप में हमने x1 को छोड़ा है और x में से जितने भी वेरिएबल्स बचते हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x1 को छोड़ने के बाद देखिए x0, x2, x3, x4 इस तरह से बचेंगे और फिर जो भी हम छोड़ते हैं उसे हम x की जगह पुट कर देते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है, फॉर्मूला याद रखना बेहद सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस बार हम x2 को छोड़ देंगे। तो देखिए x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 अगर छोड़ दें तो देखिए x3 बचेगा और लास्ट में देखिए x माइनस x4 डिवाइड बाय। अब देखिए हमने x2 को यहां छोड़ा था तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x2। और साथ में क्या आएगा यहाँ पर fx2। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। और देखिए टोटल कितनी स्टेप में चलेगा, x0 छोड़ेंगे, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर लास्ट में x4 भी हमें छोड़ना है। तो देखिए यहाँ टोटल 5 स्टेप में होगा, तो स्पेस हम और मेंटेन करेंगे। चलिए फिलहाल एक और स्टेप आएगी इसमें, देखिए 2 स्टेप और आनी है। x माइनस, अब इस बार देखिए 0, 1, 2 छोड़ दिया, अब x3 को हम छोड़ेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x3 हम छोड़ देंगे x माइनस x4 डिवाइड बाय। x3 हमने छोड़ा है तो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 और x3 माइनस x4 और ये आएगा देखिए f ऑफ x3। तो देखिए अभी तो एक स्टेप और है, अभी तो हमने फॉर्मूला नहीं लिखा। यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है, हमें यहाँ पर 5 वैल्यूज दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 7। तो देखिए 5 स्टेप में ही होगा, तो एक स्टेप और हमें लिखना पड़ेगा। चलिए यहीं पर हम स्पेस मेंटेन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। चलो हो जाएगा, वैसे यहीं बैलेंस कर लेते हैं। तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, इसी पेज पे देखिए एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 स्टेप लिख ली है। अब जो 5th स्टेप है हम यही लिख लेते हैं। देखिए स्पेस है हमारे पास प्लस। देखिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो देखिए इतनी आसान नहीं है, वैसे आसान है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं इसकी कैलकुलेशन जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, डेटा रखेंगे तो गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला जब लगाते हैं तो वहाँ इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम कोई टेबल नहीं बनाते, एक फ़ायदा ये है वो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए
इस बार हम x4 छोड़ देंगे, तो देखिए x4 अगर हम छोड़ देते हैं तो देखिए x में से x0 सब्ट्रैक्ट किया, x में से फिर x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस x2 और x माइनस x3। हमने क्या किया, x4 को छोड़ दिया और x में से सभी बचे हुए वेरिएबल्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए हमने x4 को छोड़ा है तो x की जगह क्या रखेंगे, x4 रखेंगे। चलिए x4 आप पुट कर दीजिए, x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 और x4 माइनस x3। और साथ में क्या आएगा देखिए, f ऑफ x4। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखने में जितना टाइम वेस्ट हमने किया है, इतने टाइम में तो हम इन डेटा पे डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते। तो देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप इस तरह से लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करें तो आप डायरेक्ट ये जो भी डेटा हमें दे रखे हैं फॉर्मूले को माइंड में ध्यान में रखते हो। देखिए फॉर्मूला रटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है ना। हम एक एक वेरिएबल को छोड़ते हैं, बचे हुए को x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, x की जगह वो लिखते हैं जो हमने छोड़ा है। यहाँ पर देखिए हमने x1 को छोड़ दिया तो x की जगह बाद में हमने डिनोमिनेटर में x की जगह x1 रख दिया है। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करें किस पर, ये जो भी डेटा दे रखे हैं और डायरेक्ट फॉलो करें। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। और देखिए इसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आप डायरेक्ट आप ये वाली स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x किस में निकालना है, देखिए एफ ऑफ 5 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या 5 पुट करेंगे, एफ ऑफ 5। तो देखिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए। और देखिए ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई आप डायरेक्ट करेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने से टाइम वेस्ट होगा और देखिए कितना टाइम लगा इसको एडजस्ट करने में, लिखने में। चलिए अब देखिए जो भी डेटा दे रखे हैं वो जो डेटा है देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ लिख लेता हूँ मैं ताकि पहले वाले पेज पे न जाना पड़े। देखिए एक्स की वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 7 और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, देखिए 2 4 8 16 और 128। देखिए 2 4 8 16 और 128। एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 8 16 18, 2 4 8 16 18 और 18 के सॉरी 128, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दे रखा है x और ये दे रखा है f ऑफ x। इस पे आप डायरेक्ट ही लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और देखिए यहाँ निकालना क्या है, हमें f ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए f ऑफ 5। अब देखिए f ऑफ 5, थोड़ा सा इसको हम मैनेज कर लेते हैं, कहाँ चला गया। तो देखिए ये वैल्यूज हमें दे रखी है। अब देखिए हम डायरेक्ट एफ ऑफ 5 जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे और डायरेक्ट इन पर क्या करेंगे, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले पे देखकर अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट देखिए इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना। अब देखिए प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए ये वैल्यूज हमें दे रखी इस तरह से। अब ये जो डेटा है देखिए इस पर हम एफ ऑफ 5 निकाल रहे हैं। तो देखिए एफ ऑफ 5 हम कैसे निकालें, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और f ऑफ 5 है ना, यहाँ पर हमें x इक्वल 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, ये जो भी फॉर्मूला है देखिए जहां भी x है सब जगह 5 आ जाएगा। तो देखिए x में से हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है उस x की वैल्यू में से ये सब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 1 को छोड़ देंगे, 2 3 4 7, तो 2 3 4 7
और देखिए हमने क्या छोड़ा यहाँ पर, जो भी हम छोड़ते हैं 1 हमने छोड़ा था तो x की जगह, x का मतलब क्या है यहाँ पर 5, हर जगह हम 1 रख देंगे तो 1 - 3, 1 - 4 और 1 - 7। और देखिए साथ में क्या आता है यहाँ पर फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू, और फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू कितनी है देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 प्लस। अब देखिए ये 1 को छोड़ दिया था, इस बार हम क्या करेंगे देखिए, इस बार यहाँ पर हम इस 2 को छोड़ देंगे, तो 2 को अगर हम छोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें 5 - 1, 5 - 3, 5 - 4 और 5 - 7 डिवाइड बाय। और किससे डिवाइड करेंगे देखिए, यहाँ हमने 2 को छोड़ा था तो 5 की जगह हम क्या रख देंगे देखिए, हर जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो ये लीजिए आप 5 की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 - 1, 2 - 3, 2 - 4 और 2 - 7। बिल्कुल आसान और मज़ेदार कैलकुलेशन, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, साथ में फंक्शन की जो सेकंड वैल्यू है f(x1), तो सेकंड वैल्यू क्या है देखिए, सेकंड वैल्यू है 4। आप इसको भी मत देखो, क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट, तो सेकंड वैल्यू क्या है देखिए 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे देखिए 4। इतनी आसान कैलकुलेशन है। अब देखिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ऐसे 5 स्टेप में हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x का मान कितना है 5, x = 5 इसलिए है क्योंकि हम f(5) निकाल रहे हैं। तो देखिए x में से क्या करेंगे, यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे देखिए, इस 3 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर अगर 3 को छोड़ दें तो देखिए 5 - 1, 5 - 2, 5 - 4 और 5 - 7। 3 को छोड़ा है तो x की जगह, x का मतलब 5, यहाँ क्या रख देंगे देखिए 3 - 1। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, 3 - 7। फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 4 के बाद, 2 4 के बाद देखिए 8 है, तो यहाँ पर देखिए हम, तो देखिए फॉर्मूला लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जो भी डेटा दे रखे हैं एक बार आप चाहें तो वो लिख लीजिए, है ना। गिवन डेटा इस तरह से है, बाय लाग्रांज फॉर्मूला f(5) = डायरेक्ट यहाँ से आपको शुरुआत करना है। और देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और इस नेक्स्ट स्टेप में हम इस बार देखिए 0, एक बार तो 1 2 3, अब हम देखिए इस 4 को छोड़ देंगे, 4 को आप छोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 1 2 3 7, सभी को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए यहां पर कितना मिलेगा 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3 और 5 - 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 4 को हमने छोड़ दिया, बाकी इस तरह से लिखा है, और 5 की जगह हम 4 पुट कर देंगे। जो भी छोड़ते हैं वो कहाँ पुट करते हैं, x के स्थान पर। तो देखिए यहाँ पर 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3 और 4 - 7, और यहाँ क्या है देखिए 4 है ना, 4 तो यहाँ 8 था, और 8 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है फंक्शन की कहाँ गई, देखिए फंक्शन की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी है देखिए 16, तो 8 के बाद कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, हमने 4 को छोड़ा था तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 16, करेक्ट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 7 को छोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर 7 को छोड़ने पर हमें कौन सी वैल्यूज मिलेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से, तो ये लीजिए 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3 और 5 - 4। और देखिए हमने यहाँ पर 7 को छोड़ दिया है, तो बचे हुए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 की जगह हम 7 पुट कर देंगे, 7 - 1, 7 - 2, 7 - 3 और 7 - 4। ठीक है, 5 की जगह क्या रख दिया 7, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए
7 को छोड़ा था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 128। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इन डेटाज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए लैग्रेंज फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई करें, उसकी एक थीम है, उस थीम को आप ध्यान रखें, प्रोसेस को ध्यान रखें कि लैग्रेंज फॉर्मूला किस तरह से स्टेप्स देता है, और उन सभी स्टेप्स को आप जो भी डेटा आपको दे रखे हैं उस पर डायरेक्टली आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखने, ये फॉर्मूला लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला लिखें या नहीं लिखें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैलकुलेशन करें, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अब यहां कैलकुलेशन करने के लिए देखिए गलती नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है कि गलतियां नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। ब्रैकेट टू ब्रैकेट लिखना है 3, और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 2, और यहाँ हो जाएगा देखिए 1, और यहाँ हो जाएगा -2। तो इस तरह से ब्रैकेट टू ब्रैकेट आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए -1 -2। ब्रैकेट टू ब्रैकेट आप कैलकुलेशन करें तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। यहाँ हो जाएगा देखिए -3, और यहाँ हो जाएगा देखिए -6, और साथ में क्या है देखिए 2। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में कितना है देखिए 4, और 4 के बाद देखिए 5 - 3, 5 - 4, 5 - 7 डिवाइड बाय 1 -1, और यहाँ देखिए 2 - 4, और उसके बाद देखिए -5, और साथ में क्या है 4। तो देखिए बिल्कुल इजी कैलकुलेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ एक स्टेप और हम एडजस्ट कर लेंगे, और ये 4 है, देखिए क्या है 4, और क्लियर कर देता हूँ मैं, ये लीजिए। तो देखिए 2 स्टेप की कैलकुलेशन हो गई। अभी तो फाइनल कैलकुलेशन हमें और भी देखिए अभी स्ट्रगल करना है। और यहाँ देखिए आप थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप की बात करें तो देखिए कितना है यहाँ पर 4, 3 और 1। देखिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर 4, उसके बाद देखिए 3, और उसके बाद क्या है देखिए 1। और देखिए 5 - 7, 5 - 7 -2। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए कितना होगा 2, और फिर 1 और -1। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा -4, 3 - 7 दैट इज -4, और साथ में फंक्शन की वैल्यू कितनी है देखिए, ये थर्ड स्टेप है, 4 के बाद कितनी है फंक्शन की वैल्यू 8। तो देखिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए रिजल्ट निकालना पड़ेगा इसमें, और इसमें कैलकुलेशन होती है, लैग्रेंज फॉर्मूले में कैलकुलेशन होती है। और जो भी कैलकुलेशन है बहुत आसान कैलकुलेशन है, आपको केवल पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है, रिजल्ट आएगा। आगे बढ़े हम 5 - 1। देखिए एक लाइन बना लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए 5 - 1 कितना है देखिए 4, और उसके बाद देखिए 3, और उसके बाद 2, और लास्ट में देखिए -2 डिवाइड बाय 3, 4 - 1, 4 - 2। बिल्कुल माइनर कैलकुलेशन है देखिए,
और देखिए 4 माइनस 3 और उसके बाद है 4 माइनस 7 और साथ में क्या है देखिए 16। अब देखिए लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। लास्ट स्टेप में अगर हम यहां पर देखें तो लास्ट स्टेप में देखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 और देखिए 7 माइनस 1, फिर उसके बाद देखिए 5, फिर 4 और लास्ट में देखिए यहाँ पर 7 माइनस 4 दैट इज 3 और लास्ट में साथ में क्या है देखिए यहाँ पर 128। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके पीछे क्या प्रोसेस है, लांगराज फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये सब बातें ध्यान रखते हुए आप इस तरह की स्टेप्स लिखोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, कूल माइंड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हालांकि इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसे फाइनल कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। देखो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी है वो कैंसिल आप कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा, देखिए ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और नीचे आएगा 6, ठीक है। और 4/6 कितना होता है 2/3। तो चलिए इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए वो आएगी 2/3, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कैलकुलेशन का। तो ये मिलेगा हमें फर्स्ट स्टेप में कितना मिला है देखिए 2/3। अब देखिए ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो चलते हैं वापस प्रीवियस पेज पे। यहाँ पर देखिए आप टोटल नंबर ऑफ साइन जो भी है काउंट कीजिए। देखिए एक माइनस ये रहा 1 2 3 4 5, तो ये देखिए टोटल 5 माइनस है। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनली माइनस ही मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो भी चिन्हों की संख्या सम है या विषम है, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -2/3। चलिए ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 1 2 3 4 5, ठीक है करेक्ट है। अब देखिए हम इस पे आते हैं और इसमें भी देखिए इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 और 32, ऊपर कितना आ रहा है 32/5। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कितना आ रहा है 32/5। बिल्कुल आसान और मज़ेदार कैलकुलेशन। और यहाँ 32/5 जो है उसमें साइन देखें आप, देखिए माइनस साइन कितने 1 2 3 4 साइन है आपस में कैंसिल, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब भी ये माइनस साइन अगर इवन नंबर में है तो प्लस, ओड नंबर में है तो माइनस ले लेंगे। तो फाइनली इस टर्म का जो साइन होगा देखिए किस में हो जाएगा, यहाँ पर 4 साइन होने की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 32/5 क्लियर। तो ये रहेगा प्लस में। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काम यही खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितना मिला है हमें 4 2 कैंसिल, तो 24 हमें मिलेगा। और देखिए 24 किस काय का मिलेगा, देखिए 1 2 और 3, माइनस के 3 साइन है तो माइनस में आएगा फाइनली। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 24, क्लियर। कितना हो जाएगा माइनस का 24। देखिए बहुत मज़ेदार कैलकुलेशन चल रही है और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन के मज़े भी लेना चाहिए, बहुत ही मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए 3 2 3 2, ठीक है। इस 3 को हम कैंसिल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए इस पोर्शन में डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है और ऊपर कितना बच रहा है देखिए 128, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और 128 आ जाएगा 128/3। कितना आएगा देखिए 128/3। अब देखिए ये प्लस का है या माइनस का अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ चलेंगे और इस स्टेप में आप देखेंगे
और यहाँ पर देखिए ये माइनस का एक साइन है, ये माइनस का है ना, माइनस के दो साइन है, तो माइनस के दो साइन है तो यहाँ पर आएगा प्लस। एक मिनट, यहाँ कितना आएगा प्लस। तो देखिए बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। और इससे पहले देखिए यहाँ पर कितना आया था, 1 2 3 माइनस का 8 के साथ, ठीक है। और यहाँ कितना था देखिए, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। चलिए ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए लास्ट वैल्यू देखिए, इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी देखिए, यहाँ आप इस 3 इंटू 2 से ये 6 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 3 इंटू 2 6 होता है, और 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 128 और डिनोमिनेटर में बचेगा 15। वन 28/15। चलिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें प्लस साइन ही रहेगा। तो देखिए इस तरह की टर्म्स हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स हमें मिलेगी उसको हम किस तरह से फाइनल कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस स्टेप को डायरेक्ट ही आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ये है देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसे हम ऑन कर लेते हैं। और इसका देखिए सैंपल मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर हमें इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस तरह का जो कैलकुलेटर है वो हमें यूज करना है। और देखिए ये कैलकुलेटर आपको ऑपरेट करना भी आना चाहिए। जब भी इस तरह से A/B फॉर्म होती है, देखिए A/B हो, C/D हो, तो इस तरह की कैलकुलेशन भी हम इस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, आपको जैसे 2/5 को 3/7 में प्लस करना है, ये दोनों फ्रैक्शन आपको प्लस करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर एक सिंबल होता है ये वाला, यहाँ ऊपर देखिए इस बटन के ऊपर देखिए आपको D/C लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखिए इसको अगर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इस तरह से आप सोल्व करोगे 2/5 प्लस 3/7, तो ये डेसिमल में रिजल्ट देगा, दशमलव में रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर देखिए हमें डेसिमल में रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो इस तरह से फ्रैक्शन में ही रिजल्ट देना है। तो आपको देखिए वैसे डिवाइड के दो बटन है इसमें, एक ये वाला बटन है, अगर आप ये वाला बटन यूज करोगे तो देखिए आपको डेसिमल तक आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आप डिवाइड के लिए ये वाला बटन यूज करोगे तो आपको देखिए फ्रैक्शन में ही आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन होगी। और इसका जो सिंबल होता है देखिए यहाँ पर ये D/C का एक बटन है, उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का साइन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने, साइन इस तरह का मिलेगा, ये वाला साइन। ये तो फैक्टोरियल का होता है ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का सिंबल होता है जब हम दो फ्रैक्शन को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा जब आप इस बटन को प्रेस करोगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद देखिए ये है डिवाइड, और डिवाइड के लिए ये जैसे ही बटन हम प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा, और ये हो जाएगा 5। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस, और इसमें देखिए डिवाइड में प्लस की वैसे इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी, और फिर प्लस करोगे आप 3/7। तो देखिए स्क्रीन पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2/5, तो आप यहाँ पर 2 दबाएं, फिर उसके बाद ये दबाएं, और उसके बाद देखिए 5। तो 2/5 लिखोगे तो इस तरह से डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद आप प्लस दबाएंगे, फिर उसके बाद देखिए 3/7, तो 3 आप प्रेस करेंगे, उसके बाद डिवाइड का साइन यही लेना है आपको, तो प्लस 3/7। तो देखिए 3/7 इस तरह का, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए ये डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। हालांकि आप देख नहीं सकते है ना, काफ़ी छोटी स्क्रीन है। अब देखिए जैसे हम इक्वल दबाएंगे तो इसकी वैल्यू आई है 29/35। कितनी आई है इसकी वैल्यू 29/35। अब आप इसको सोल्व कीजिए, आप डायरेक्ट अगर सोल्व करोगे देखिए एलसीएम ले लीजिए, 35 7 टाइम तो ऊपर 14 प्लस 5 टाइम तो ये 15। सोल्व कीजिए 29/35। तो देखिए इस कैलकुलेटर की हेल्प से इस तरह की फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। चलिए
तो ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए आप। चलिए इस कैलकुलेटर को भी यहां से कह देते हैं अलविदा। ओके, इसका काम हो गया है, लेकिन अब हमें मेन काम करना है इस कैलकुलेटर की हेल्प से। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, -2/3 प्लस 32/5, और देखिए किसी प्रकार का कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखें। और उसके बाद देखिए -24 प्लस 128 डिवाइड बाई 3 प्लस 128 डिवाइड अपॉन 15। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। ये मैं अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए वापस ले आया हूँ। देखिए इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए इस तरह भी हम किसी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए 3/2 लिखते हैं। अब देखिए हमें तो इस तरह का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर इस कैलकुलेटर में। देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए वैसे कैलकुलेटर में यही बात देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, और इसका मतलब वैसे यही होता है। ठीक है, तो इस बात को हम फ्रैक्शन में, इसको कहते हैं ना कंपाउंड फ्रैक्शन, तो इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर में ये वाली बात देखिए इस तरह से शो होगी। अब यहां पर देखिए इसको हमें तो a/b फॉर्म में बदलना है, इसको हमें क्या करना है, a/b फॉर्म में बदलना है। तो आप इस बटन को एक बार और प्रेस कर दीजिए। जैसे हम एक बार और प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ रिजल्ट कैसे डिसमिस हो गया। कितना मिला था, देखिए 32। एक बार फिर से देखिए वापस करना पड़ेगा मुझे, और देखिए -2/3 -2, उसके बाद देखिए +32/5। देखिए कभी कभी कैलकुलेटर के जो बटन हैं जल्दबाजी में दब जाते हैं, तो स्क्रीन क्लियर हो गई। इसलिए देखिए मुझे वापस यहाँ पर लिखना पड़ेगा -24 32/5 -24 प्लस 128 डिवाइड अपॉन 3 प्लस 128 डिवाइड अपॉन 15। जैसे हम इक्वल दबाएंगे तो देखिए आपको इस तरह का एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसको अगर हमें a/b में बदलना है, इस वाली टर्म को अगर a/b फॉर्म में बदलना है, तो देखिए शिफ्ट के साथ आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले शिफ्ट को प्रेस करें, और शिफ्ट को प्रेस करके उसको छोड़ दें, फिर आप ये वाला बटन प्रेस कर लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो a/b/c लिखा हुआ है, इसके ऊपर येलो कलर का लिखा होगा, और येलो कलर के जितने भी स्विच हैं उनको यूज करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ शिफ्ट के ऊपर भी कौन सा कलर लिखा हुआ है ना, कौन से कलर में शिफ्ट लिखा हुआ है, येलो कलर में। तो यहाँ पर देखिए जितने भी येलो कलर के बटन हैं, यानी जितने भी येलो कलर के इनपुट्स हैं, उनको यूज करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। हालांकि इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, है ना, इस पर भी देखिए एक वीडियोस बनाएंगे बहुत जल्दी, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको a/b में बदलेंगे, तो शिफ्ट के बाद आप ये प्रेस कर लीजिए। शिफ्ट के बाद जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो देखिए ये बदल जाएगा सीधे सीधे 494। क्या मिला है, देखिए 494/15। तो देखिए कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ फाइनली देखिए इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है। चलिए, और यहाँ पर देखिए इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से हमें क्या मिला है, 494। हालांकि आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखो तो यहाँ पर 494/15। तो देखिए कैलकुलेटर का एक यूज मैंने आपको बताया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउ होता है, ठीक है, इसकी आपको परमिशन है। और देखिए अब आप इसको डेसिमल में भी दे सकते हो, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, है ना। अब आप इसको डेसिमल में भी दे सकते हो। तो 494 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया है, देखिए 32.93333, और ये है देखिए फाइनल आंसर इसका f(5). देखिए स्टूडेंट कितना मजेदार क्वेश्चन था। हालांकि इसमें इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा,
लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम एक एक बात को समझाते हैं तो देखिए बहुत टाइम लग जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पर देखिए आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डेटा दे रखे हैं गिवन डेटा एक्स के साथ एफ एक्स इस तरह से लिखें, उसके बाद सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मूला लिखोगे तो उसका कोई यूज़ होता भी नहीं है। देखिए वो फॉर्मूला जो है उसकी एक थीम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो, सीधे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर f(5) हमें फाइंड करना था और f(5) की फाइनल वैल्यू ये हमें मिल जाती है। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।